and welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 14 named Water in series of class 6th Science NCERT. So let's begin. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen. तो अब इस चैप्टर में हम वाटर की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि अगर आपकी फैमिली को सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक बाल्टी पानी मिले तो आप क्या होगा. वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स और बेथ. तो क्या आप कुकिंग कर पाएंगे, यूटेंसिल्स वगैरह होगा या वॉशिंग होगी या नहाना होगा. व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज़ you would not be able to do. What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time. अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक पानी आसानी से ना उपलब्ध हो सके तो क्या होगा, है ना. तो मतलब बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी. Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Figure 14.1. तो ये 14.1 फिगर है. इसमें आप देखिए कि नहाने के लिए भी चाहिए, कपड़े धोने के लिए भी चाहिए और वो लेडी घर के काम के लिए भी पानी लेने आई है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए. ओके, सो डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे. क्या आपको थोड़ा सा भी अनुमान है कि आप एक दिन में कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज़. सो एक एक्टिविटी है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे. तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप हर उस एक्टिविटी का नाम लिखिए जिसके लिए आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है. सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1. तो ये एक टेबल दी हुई है इधर आपके राइट हैंड साइड पे. तो एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन अ डे. तो ड्रिंकिंग में चाहिए, ब्रशिंग में चाहिए, बेदिंग में चाहिए, यूटेंसिल्स के लिए चाहिए, क्लोथ्स के लिए चाहिए, टॉयलेट में चाहिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए चाहिए एंड एनी अदर. ठीक है, इसके अलावा भी कहीं चाहिए. आई वुड से गार्डनिंग के लिए चाहिए, कार वॉशिंग के लिए चाहिए, आपका अगर पेट है तो उसकी बेदिंग वगैरह उसकी क्लीनिंग के लिए भी चाहिए. ऑल्सो और किस लिए पानी हो सकता है, या घर की ओवरऑल एक जनरल क्लीनिंग के लिए भी चाहिए होता है ना. इंडोर प्लांट्स के लिए भी चाहिए. ठीक है, इंडोर प्लांट्स के लिए भी चाहिए. So make a similar table in your notebook throughout the day. Measure the amount of water used for each activity by you and other family members. You may use a mug, a glass, a bucket or any other container to measure the amount of water. तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इन सारी एक्टिविटीज़ को आप लिखिए जो आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी करते हैं जिसमें वाटर यूज़ होता है, और आप एक ग्लास या मग या बकेट या कोई कंटेनर के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर आपने यूज़ किया. ओके, You now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. अब आप इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपकी फैमिली एक दिन में लगभग कितना पानी यूज़ करती है. Can you estimate the amount of water used by you for personal cleanliness in a day? क्या आप एस्टिमेशन कर सकते हैं कि आपकी पर्सनल हाइजीन वगैरह के लिए कितना पानी चाहिए होता है एक दिन के लिए, वो भी. Using this information, calculate the amount of water needed by your family in a year. अगर आपको अब एक दिन का मिल गया, so in a year you have 365 days. So आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि आपकी पूरी फैमिली के लिए एक पूरे साल में कितने अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. So now divide this amount by the number of members of your family member. अब जो अमाउंट आता है उसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स से के नंबर से डिवाइड कर दें. जैसे कि अगर सपोज़ अगर आपकी फैमिली में 5 मेम्बर्स हैं या 4 मेम्बर्स हैं, तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है एक दिन के वाटर को मल्टीप्लाई करके 365 से, तो वो ईयर की वैल्यू हो गई. उस ईयर की वैल्यू को आप फैमिली मेम्बर की नंबर से डिवाइड कर दो. सपोज़ आपके आप हो, मम्मी है, पापा है, दीदी है. सो यू हैव 4 फैमिली मेम्बर्स, तो 4 से आप उसको डिवाइड कर दो. ठीक है, दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर. इससे आपको क्या मिल जाएगा कि एक व्यक्ति आपकी फैमिली में साल भर में कितना पानी यूज़ करता है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर ओन विलेज और टाउन. अब आप पता करिए कि आपके विलेज में या टाउन में कितने लोग रहते हैं. इससे आपको क्या मिलेगा, यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर. अब आप उस नंबर को जो पर पर्सन का जो वाटर रिक्वायरमेंट आया है ईयरली, उससे मल्टीप्लाई कर दो. तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे विलेज का या पूरे टाउन का साल भर का वाटर रिक्वायरमेंट का आइडिया मिलेगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट बूझो इज सेइंग. Bujo wonders whether people living in different regions of our country get the same amount of water. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? तो बूझो कह रहे हैं कि क्या जो हमारी कंट्री में सारे लोगों को एक समान पानी मिलता है.
क्या ऐसा भी कोई जगह है, कोई रीजन है जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो वो कैसे मैनेज करते हैं? सो यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर. डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज? नो, है ना? क्यों? वी यूज़ wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. We know that some of these fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not needed to grow these? तो अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या आपने जितनी एक्टिविटीज़ लिखी क्या सिर्फ उसी में पानी यूज़ होता है? हम लोग जो खाते हैं गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियाँ, फल वगैरह एवरी डे, तो उसको ग्रो करने में भी तो पानी लगता है. इनफैक्ट जो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं या जूट के जो हम ऑब्जेक्ट्स या मैट वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो फाइबर जो है वो भी तो प्लांट से आता है, और उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी तो पानी चाहिए होता है ना. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? अब क्या इसके अलावा भी आप कुछ और सोच सकते हो? वाटर इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़. तो ये बता रहे हैं राइटर कि जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है लगभग उन सभी चीज़ों में जो भी हम यूज़ करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है पानी को न सिर्फ अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी हमें पानी ही चाहिए होता है. Okay, so is that clear? So Paheli says, Paheli wants to tell you that about 2 glasses of water are required to produce each page of a book. अब ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि अगर आप बुक का एक पेज देख रहे हैं तो उसमें उतना क्योंकि जो पेपर है वो भी प्लांट प्रोड्यूस से आता है, तो उतना पेपर प्रोड्यूस करने के लिए 2 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ हुआ. तो अगर 100 पेजेस की वो बुक है तो आप बता सकते हो ईजिली कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर इट हैज़ कंज्यूम्ड, है ना? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब देखिए वाटर आता कहाँ से है. वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज़? सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पम्प. तो पानी कहाँ से आता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई नदी से आता है, झरनों से आता है, तालाब से आता है, कुएं से आता है या हैंड पम्प से आता है. Some others might say we get water from taps. अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो सीधे नल से ले लेते हैं. Have you ever wondered where water in the taps come from? अब क्या आपने कभी सोचा कि टैप में पानी कहाँ से आता है? Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. तो जो टैप में पानी आता है, जो आपके नल में पानी आता है, वो भी किसी झील, नदी या कुएं से ही लिया जाता है. It is then supplied through a network of pipes. और उसको फिर पाइप के नेटवर्क के थ्रू सप्लाई किया जाता है ना. ये आप देख रहे हो, ये एक लेक या पॉन्ड है, तो वहाँ से एक मशीन लगा के, वाटर पंपिंग मशीन लगा के पानी को पंप करके पाइप्स के थ्रू ये एक हाई राइज बिल्डिंग में सप्लाई किया करने के लिए ऊपर पहले भरा टंकी में और फिर टंकी से नीचे आ गया. ओके, सो वाटर इन टैप्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, बोरवेल्स और वेल्स. ओके, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज. हम सभी को पानी अलग अलग तरीक़ों से मिलता है. But finally, all of us get water from the same sources such as ponds, lakes, rivers and wells. लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो जो हमारे पानी का सोर्स है वो लगभग सेम ही होता है, विच इज़ या तो तालाब, झीलें, नदियाँ या कुएँ. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? तो ये शायद हम लोग प्रीवियस क्लासेस में, ये क्लास 6 की बुक है, मे बी क्लास 5 में ये चैप्टर होगा इन केस, या मे बी कभी, तो वहाँ पे बताया गया है कि ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और वेल्स में अल्टीमेटली ये वाटर कहाँ से आता है. सो बूजो वॉन्ट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन योर वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज़ नॉट अवेलेबल. अब बूजो कह रहे हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आपके घर में नल में पानी ही नहीं आया. सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ फ्रॉम फार अवे प्लेस, और इसलिए आपको कहीं दूर जाके पानी को लेके आना पड़ा. वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? और उस दिन क्या आप उसी तरीके से पानी यूटिलाइज करेंगे जैसे कि बाकी सब दिन करते हैं? ऑब्वियसली नॉट, है ना. उस दिन आपको पानी की असली कीमत पता चलती है और आप बहुत ही बचा बचा के पानी यूज़ कर सकते हैं, करेंगे. सो फिगर 14.3 says oceans cover a major part of the earth. तो ये जो ब्लूइश, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, जो भी ब्लू के शेड्स दिख रहे हैं ये सब पानी है. ओके, सो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. तो अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ का एक पिक्चर है, तो स्पेस के थ्रू है ना, तो स्पेस से जब देखते हैं तो अर्थ ऐसी दिखती है, तो ब्लूइश टोन में सब कुछ दिखता है, इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं.
सो अर्थ का जो 2/3 पोर्शन है, अगर अर्थ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो अर्थ के 2/3 भागों में सिर्फ और सिर्फ पानी है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशंस एंड सीज, और इसका ज़्यादातर पानी कहाँ है? ओशन में, महासागरों में और सागरों में। द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज़ मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। अब जो ओशन और सीज में जो पानी है उनमें सॉल्ट्स हैं, ये हमने है ना एक कौन सा चैप्टर था, आई डोंट रिमेंबर, बट हमने जहाँ सॉल्ट बनाया था वहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा था। द वाटर इज सलाइन, है ना, इसलिए उस पानी को क्या बोलते हैं? सलाइन। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। इसी वजह से इस पानी को हम ना पी सकते हैं, ना घरेलू कामकाज में यूज़ कर सकते हैं, ना एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, और ना ही इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। You might have heard the famous lines of the poem Rhyme of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Yes, I have read that. So ये जो है ये कह रहे हैं कि पानी पानी सब जगह पर है, लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं, क्योंकि वो महासागर के बीच में था। So here the poet has described the plight of a sailor on the ship lost in the ocean. तो जो सेलर है, जो नाविक है, वो अपने जहाज़ के साथ महासागर में खो गया है, उस रास्ता भूल गया है, तो उसको पीने के लिए पानी, मतलब सब तरफ पानी देख रहा है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ओके, सो इट्स अ वेरी क्लासिक पोएम एंड इट्स अ वेरी क्लासिक लाइन, अक्सर ये कहीं कहीं कोर्ट में यूज़ होती है। येट ओशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। इसके बावजूद, चूँकि सलाइन है, लेकिन उसके बावजूद भी ओशंस जो है हमारे वाटर सप्लाई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ये जानकर सरप्राइज़ हुआ, अचंभा हुआ? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, क्योंकि हम जो पानी यूज़ करते हैं वो सॉल्टी नहीं होता। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस, और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ओशन से बहुत दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस? तो क्या जो हम जो दूर रहते हैं, क्या हमारी वाटर सप्लाई भी किसी तरीके से ओशंस पर डिपेंडेड है? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो ओशन का जो पानी है वो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में कैसे पहुंचता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर? और कैसे ये जो पानी जो ओशन में जो सलाइन था वो जब रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में पहुंचता है वो सलाइन नहीं रह जाता, वो नमकीन या खारा पानी नहीं रह जाता। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, और इसकी वजह है वाटर साइकिल। सो लेट्स स्टडी वाटर साइकिल। 14.3 वाटर साइकिल। Disappearing trick of water. How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? आपने कितनी बार इस बात पे ध्यान किया कि अगर फर्श पे पानी गिर गया है और अगर आपने उसको तुरंत नहीं पहुँचाए, लेफ्ट इट फॉर 2-3 आवर्स, तो वो पानी अपने आप ही सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। वाटर क्या हो गया? गायब हो गया। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। फिगर 14.4। आपके घर में जब कपड़े धोए जाते हैं तो उनको सूखने के लिए बाहर हवा में, धूप में रख दिया जाता है, फैला दिया जाता है, तो उसमें से भी कपड़े अपने आप ही सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन्स। और इसी प्रकार से जो गीली सड़कें हैं या छतें हैं या कोई ऐसी और जगहें जो भी बारिश से गीली रहती है, वो कुछ घंटों के बाद सूख जाती है। वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये पानी आकर जाता कहाँ है? Do you remember activity 6 in chapter 5 in which water with salt dissolved in it was heated? Yeah, that's what I was saying. तो अब आप देखिए चैप्टर 5 की 6th एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया और उसको गर्म किया था। What did we find? और हमें क्या मिला था? The water evaporated and the salt was left behind. तो जो पानी था वो वाष्पीकृत हो गया था, इवेपोरेट हो गया था, भाप बन के उड़ गया था और सॉल्ट पीछे रह गया था। ओके, दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि गर्म करने पे पानी जो है वो अपने भाप में या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो वाटर वेपर है वो सिर्फ वाटर ही वेपर में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट नहीं उसके साथ कैरी होता। ठीक है, द वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम द पार्ट ऑफ द एयर। और इस प्रकार से जो भाप बनता है, जो पानी की जो वाष्प बनती है, वो हवा का हिस्सा बन जाती है। एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, और वो हमें दिखाई भी नहीं देती। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। अब वाटर को वाटर वेपर बनने के लिए हीटिंग एक एसेंशियल इवेंट है। ओके,
However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas. लेकिन वो तो हमने हीट किया ही था, बट बिना हीट किए भी खेतों से, खलियानों से, रोड से, छतों से, बाकी अदर एरियाज से भी पानी जो है वेपर बनता है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. तो चैप्टर 5 में हमने ये भी पढ़ा था कि जब सॉल्ट बनाने की प्रोसेसिंग होती है तो क्या करते हैं कि छोटे छोटे पिट्स बना के वाटर को उसमें छोड़ देते हैं, और पानी जब अपने आप सूख जाता है तो उसमें सॉल्ट रह जाता है. ओके, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट. अब जब हमें पता है कि पानी को भाप बनने के लिए हीट चाहिए, तो ये जो सब जगहों पे पानी सूख जाता है या भाप बन जाता है, इसके लिए हीट कहाँ से आती है. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता करते हैं. एक्टिविटी 2, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स. 2 एक जैसी प्लेट्स लीजिए. प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड द अदर इन द शेड. 2 एक समान प्लेट लीजिए. एक प्लेट को आप सनलाइट में यानी धूप की रोशनी में रखिए और दूसरी प्लेट को छाँव में रखिए. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स. अब दोनों ही प्लेट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कीजिए. फिगर 14.5 को आप देख सकते हो ओवर हियर. ओके, सो यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर द वाटर. अब आप कोई भी चीज़ से आप मेजर कर लो, जो भी जिस मेजरमेंट से आप एक प्लेट में डालोगे उसी मेजरमेंट से दूसरे प्लेट में भी ऐड करना. ओके, ये कॉमन सेंस की बात है. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. अच्छा, प्लेट से पानी बाहर फैलना नहीं चाहिए. ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट्स. अब दोनों प्लेट्स को आप 15 मिनट के बाद देखिए. डज द वाटर सीम टू डिसअपियर. क्या पानी सूख गया? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट. और किस प्लेट से पहले सूखा? वॉट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन. अब ये जो पानी सूखा है, अगर इवेपोरेट हुआ है तो इसका सोर्स ऑफ हीट क्या था? ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. द फील्ड्स एंड द अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट. तो दिन के समय में क्या होता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है महासागरों पर, रिवर्स, लेक्स, झीलों पे, तालाबों पे, खेतों में, अदर लैंड एरियाज पे भी सनलाइट होती है ना. इनफैक्ट सभी पूरा सब कुछ सन के उससे कवर्ड रहता है. एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टीन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर. तो इन सब जगहों से वाटर जो है कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा होता है, अपने वेपर में चेंज हो रहा होता है. हाउ एवर द सॉल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड. और जो सॉल्ट डिजॉल्व रहता है वो पीछे रह जाता है. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the shade, though it could not have taken more time? though it could have taken more time. तो अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर धूप में था तभी पानी सूख रहा था और छाँव वाला में पानी नहीं सूखेगा, वो देर से सूखेगा, बस इतना ही है. सो डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर. तो क्या सनलाइट जो है वहाँ पहुँच रही थी? सनलाइट तो नहीं पहुँची, लेकिन सनलाइट से जो गर्मी थी ना, हीट, वो वहाँ पहुँच रही थी. येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड. ऐसा क्यों? क्योंकि जो हवा का एक ब्लैंकेट है हमारे चारों तरफ, तो जब दिन का समय होता है, दिन का उजाला होता है, जब सूर्य की गर्मी होती है तो वो हवा को गर्म कर देती है. दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. और इस गर्म हवा से वो हीट मिलती है छाँव में रखे हुए उस पानी को सूखने के लिए. Thus, evaporation takes place from all the open surfaces of water. तो अब आपको एक फंडामेंटल यहाँ मिल गया है कि evaporation कहाँ से होता है? All the surfaces, है ना, जो भी खुली जगहें हैं पानी की, उन सब जगहों से इवेपोरेशन होता है. एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कॉन्टीन्यूसली एडेड टू वाटर. और इसलिए क्या होता है कि वेपर जो है कॉन्टीन्यूसली ऐड हो रहा होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ दिन में ही होता है, कॉन्टीन्यूसली होता है, एवरीडे होता है. हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस. लेकिन ये क्या है? एक स्लो प्रोसेस है. दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर. इसीलिए हमें जब एक पूरी बाल्टी का पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता. इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स अ फास्टर पेस. तो सनलाइट में क्या था? इवेपोरेशन फास्टर होता है. ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर. और अगर आप वाटर को बर्नर पे रख दो, गैस चूल्हे पे रख दो, तो और ज़्यादा तेज़ी हो जाएगी. इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर. क्या और भी कोई तरीका है जिससे कि जो वाटर वेपर है वो हवा में जाए? सो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की बात आएगी. यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड टू वाटर टू ग्रो.
सो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि प्लांट्स को पानी चाहिए अपनी ग्रोइंग के लिए, ठीक है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रेस्ट, रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। तो क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, उसका कुछ पानी तो अपने फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ फोटोसिंथेसिस, और बाकी को अपने डिफरेंट पार्ट्स में रिटेन करते हैं। The remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. तो ये जो बचा हुआ पानी होता है, जो उसके बॉडी पार्ट्स में, मतलब प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो रिटेन किया होता है, यही धूप के उससे ट्रांसपिरेशन होके वाटर वेपर जो है हवा में ऐड हो रहे थे। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, ठीक है। तो वहाँ हमने एक एक्टिविटी भी कही थी। अब ये क्विकली देखते हैं बूजो क्या कह रहे हैं। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन, ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट through transpiration by wheat plants that gave us 1 kilogram of wheat. He found out that this is nearly 500 liters. That is roughly 25 large size buckets full of water. Can you now imagine the amount of water lost by plants of all the forest, crops and grasslands together? तो अब बूझो ने कहीं पढ़ा ट्रांसपिरेशन के बारे में कि जब 1 किलोग्राम जो गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए प्लांट्स कितना पानी अपना ट्रांसपिरेशन में लूज़ करते हैं, दैट इज़ 500 लीटर्स, जो कि 25 बड़ी फुल बाल्टियों के पानी के बराबर है। ओके, तो अब वो कह रहे हैं कि अब अगर 1 किलोग्राम के गेहूं के प्रोडक्शन में प्लांट्स का ये हाल है, तो जो पूरे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं और बड़े बड़े खेत हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वहाँ से कितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता होगा। ऑफ कोर्स यस। सो वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो अब हमें पता चल गया कि वाटर पानी में पानी जो है, या पानी की जो भाप है, वो कहाँ से ऐड हो रही है। तो वो ऐड होती है इवेपोरेशन के प्रोसेस से, जो कि ओपन सर्फेसेस से होता है, एंड ट्रांसपिरेशन जो कि प्लांट्स की लीफ की सर्फेसेस से होता है। ओके, सो हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अब बादल कैसे बनते हैं, एक्टिविटी 3 में देखते हैं। ठीक है, ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक ग्लास में आधा पानी ले। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, और ग्लास को बाहर साफ कपड़े से पोंछें। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, अब उस ग्लास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालें। वेट फॉर 1 or 2 minutes, अब 2 मिनट के लिए आप वेट करें। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द सर्फेस, आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास। 14.6 फिगर। ओके, तो आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि पानी है, पानी में कुछ आइस क्यूब्स पड़े हैं, और जो ग्लास की बाहरी सरफेस है, सतह है, उस पर कुछ बूंदें पानी की इकट्ठी हो गई हैं, है ना। सो द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर कूल्स द एयर अराउंड इट and the water vapor of the air condenses on the surface of the glass. तो जो जब आइस है और आइस के नीचे पानी है, तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लास का जो सरफेस है वो भी बहुत ठंडा हो जा रहा है। तो जब ठंडा हो जा रहा है, तो जो हवा में जो वेपर है, वाटर वेपर, वो उससे टकरा के कूल हो जा रहा है। ओके, कूल होके कंडेंस हो जा रहा है, हमने पढ़ा भी है कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब उसमें वो कंडेंस हो जा रहा है, तो वो छोटे छोटे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ग्लास की सरफेस पे आपको दिखाई देगा। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5। ओके, सो हियर पहेली सेज, Paheli has noticed dew on the leaves of grass on winter mornings. Did you notice something similar on leaves or metal surfaces like iron grills and gates on a cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot summer mornings? तो अब पहेली कह रही है कि जिस तरीके का पानी का छोटे छोटे बूंदे ग्लास के सरफेस पे बन गया, इस तरीके का तो उसने भी सर्दियों के मौसम में घास पे या पत्तियों पे देखा है, और इवन ग्लास की ग्रिल वगैरह पे भी देखा है, मेटल के गेट वगैरह पे भी देखा है सर्दियों के समय में। तो क्या ऐसा गर्मियों में भी होता है? तो गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द एयर। तो from the surface of the to the surface of the earth, sorry not air, to the earth। तो धरती से पानी जाने के लिए कौन से प्रोसेस हैं? इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। और जब हवा में वेपर्स के फॉर्म में वाटर है, उस वाटर को वापस अर्थ के सरफेस पे आने के लिए कौन सा प्रोसेस है?
condensation. Okay, how does it happen? As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. जैसे हम surface of the earth से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हवा क्या ठंडा हो रहा होता है. When the air moves up, it gets cooler. और इसी प्रकार से जब हवा ऊपर की तरफ चल रही होती है, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो भी हवा जो है ठंडी हो रही होती है, कूलर एंड कूलर. At sufficient heights, the air becomes so cool that the vapor present in it condenses to form tiny droplets of water. तो अब आप देखो कि जब हवा में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा ठंडी होती जाती है. ठीक है, तो ठंडी होते होते एक ऐसा पॉइंट आता है जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो जो हवा में जो वाटर के जो वेपर्स हैं वो वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, कंडेंस होने लगते हैं और छोटी छोटी बिल्कुल टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाते हैं. ठीक है, ड्रॉपलेट्स जिसको हम कहते हैं. इट इज़ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, और हवा में ही तैर रहे होते हैं. ठीक है, एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड्स, और यही हमें बादलों की तरह दिखाई देते हैं. It so happens that many droplets of water come together to form a larger sized cloud. और जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ एकत्रित होती जाती हैं तो वो हमें एक बड़े बादल के शेप में दिखाई देती हैं. ओके, Bujo has noticed fog near the ground in winter mornings. अब बुजो ने कोहरा देखा है ना. So he wonders if this is also condensation of water vapor near the ground. What do you think? What were we doing? अच्छा, क्लाउड, लार्ज साइज क्लाउड. ठीक है, तो बीच में ये बूझो की बात आ गई कि वाटर वेपर जो फॉग है वो भी क्या कंडेंसेशन से बनता है. तो अभी हम उसको साइड पर रख के पहले मेन टेक्स्ट करते हैं. सो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल. अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होते होते जब ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन गए तो फिर वो इतनी हैवी होने लगती है धीरे धीरे कि वो हवा में उनका रहना मुश्किल होता है. एंड दे बिगिन टू फॉल. दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन. और यही पानी की बूंदें जो गिर रही होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, बरसात, बारिश, वर्षा. ओके, इन स्पेशल कंडीशंस इट में फॉल एज हेल और स्नो. और कुछ और भी कंडीशंस जब एप्लीकेबल हो जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, हेल यानी कि ओला, एंड स्नो यानी कि बर्फ़. ओके, तो बर्फ़ जो छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं वो स्नो होते हैं, जो मोटे मोटे गोले होते हैं ना, बड़े बड़े साइज़ के भी, पत्थर जैसे जिसको बोलते हैं, तो वो होते हैं ओले या पत्थर. So thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then comes back to ground as rain, hail और snow. तो इन टोटलिटी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया बट यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड कर दिया इस बात को कि पानी धरती की सरफेस से दो प्रोसेस से जाता है, इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से. फिर वो क्लाउड बनता है, फिर वो धरती पे वापस कैसे आता है, कंडेंसेशन होके रेन, हेल या स्नो के फॉर्म में. ओके, सो back to the oceans. What happens to water that rain and snow bring to different regions of earth? One second, we should take up the Bujo question. Bujo कह रहे थे कि जो फॉग है जो विंटर की मॉर्निंग में ज़मीन के पास दिखता है वो क्या कंडेंसेशन की वजह से. ऑफ कोर्स हाँ, क्या होता है कि जब जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हवा में बन गई हैं तो वो जब वार्म एयर से, मतलब ऊपर से तो वो ठंडी हवा है और चूँकि वो हैवी होने लगे, जब टाइनी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके थोड़ा सा बड़े बड़े से होने लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा वेट उनका बढ़ता है, तो वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं. और नीचे जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो एयर का जो वॉल्यूम है वो गर्म होता है, क्योंकि अर्थ की सरफेस गर्म है कंपैरेटिवली. ओके, यहाँ कंपैरिजन में बात हो रही है. तो जब गर्म हवा से वो ठंडी हवा टकराती है तो वो एक मिक्स बन जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो दिखने लगती है और वो फॉग फॉर्म कर देती है. ओके, सो येस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. ओके, नाउ कमिंग टू द टेक्स्ट, बैक टू द ओशंस. व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ. अब आपसे कहा जा रहा है कि जो पानी रेन से आता है या स्नो के द्वारा आ रहा है धरती पर, उसका होता क्या है. ऑलमोस्ट ऑल द लैंड सर्फेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशन. अब क्या बात हो रही है कि जो ओशन का जो लेवल है ना, उससे जो लैंड सर्फेसेस है वो काफ़ी ऊपर है. मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू ओशन. तो जो भी पानी बरसात के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में धरती पर वापस आता है वो या तो तुरंत इन द सेंस कि ईजीली या बहुत सारी नदियों के रास्ते होते होते एट द एंड वो ओशंस में जाके ही मिल जाता है. दिस हैपन्स इन मैनी वेज, और ये कई तरह से होता है. स्नो इन द माउंटेन्स
मेल्ट्स इनटू वाटर, जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट करके क्या बनाती है, पानी। दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स, और जो ये पानी है जो स्नो से मेल्ट होकर बना है, ये जो है पहाड़ों से छोटी छोटी धाराओं में निकलता है। स्ट्रीम्स मतलब धाराएं, छोटी छोटी धाराएं से, और फिर ये धाराएं छोटी छोटी नदियाँ मिल करके एक नदियों में निकलता है। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स इन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और जो डायरेक्ट बरसात हो रही है पानी के फॉर्म में, वो भी रिवर्स में और स्ट्रीम्स में बह रहा होता है। सो ये सब मिलके मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू सी और एन ओशन। तो ज़्यादातर नदियाँ जितनी भी हैं वो सब जो है लंबी दूरी तय करते हुए एट द एंड जाके कहाँ पे मिल जाती हैं, सी में या ओशन में। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स, लेकिन कुछ ऐसी भी रिवर्स है जिनका पानी कहाँ चला जाता है, लेक्स में, यानी कि झीलों में चला जाता है। ओके, सो हियर यू कैन सी ए स्मॉल लिटिल फिगर कि पहाड़ों से ये छोटी छोटी धाराएं निकल के एक बड़ी नदी फॉर्म करी और ये अल्टीमेटली जाके ओशन में मिल जाएगा। ओके, द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, और रेन वाटर क्या होता है, रेन वाटर जब ओशन या सी की तरफ बढ़ रहा होता है, इन मिड वे बीच बीच में अगर वो किसी लेक से या उधर से गुजर रहा है तो वो भी उसके थ्रू फिलअप हो जाते हैं। ओके, अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, और रेन वाटर का कुछ हिस्सा पानी का कहाँ जाता है, जो धरती पे गिरता है और धरती ही उसको सोख लेती है। ओके, एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फिर मिट्टी में ही डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता और वो नीचे चला जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब क्या होता है कि जो मिट्टी में जो पानी है, जो मिट्टी गीली हो गई है पानी से, तो जब अगले दिन धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो अगेन उसका इवेपोरेशन हो रहा है और उसी मिट्टी में पौधे हैं तो उस पानी को वो ले रहे हैं, है ना, तो उस पानी को वो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनके लीफ सर्फेसेस से, ओपन एक्सपोज सर्फेसेस से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो फिर से वो पानी एयर में चला गया। ओके, द रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और बाकी जो इस सब के बावजूद जो पानी बच जाता है वो धरती में बिल्कुल बिल्कुल नीचे चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। और इसी ग्राउंड वाटर को ओपन वेल्स आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर, इसी ग्राउंड वाटर को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, कुएं बना के। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल, और ग्राउंड वाटर के द्वारा ही लेक्स में भी पानी का सोर्स बनता है। इट इज़ ऑल्सो It is also this ground water which is drawn by a hand pump or a tubewell. इसी ground water को हम hand pump के द्वारा भी extract करते हैं, tubewells के द्वारा भी निकालते हैं. The more hand pumps or tubewells that are used in an area, so ground water is the ultimate source, है ना, जो आपके ट्यूबवेल हैं, हैंड पम्प्स हैं या ओपन वेल्स हैं, उसके सब के लिए. The more hand pumps or tubewells that are used in an area, the deeper we need to dig to find this groundwater. तो अगर जितने ज़्यादा हैंड पम्प्स होंगे, ट्यूबवेल्स होंगे किसी एक एरिया में, तो उतना ही ज़्यादा हमें नीचे की तरफ को खुदाई करनी पड़ेगी ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के लिए. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरीसम. तो ये जो लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ की वजह से, ये क्या है, एक चिंता का विषय है. ओके, so Paheli wants to share concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. Flowing rainwater also takes the top layer of the soil away with it. There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of the groundwater. तो पहले कह रही है कि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे कोई प्लांट्स या कोई वेजिटेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी जो बरसता है वो तुरंत ही बह जाता है और रुकता नहीं है. रुकता तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होके ग्राउंड वाटर को इन्हेंस करता, लेकिन वो तुरंत बह जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. उससे क्या होता है कि जो सॉइल के जो टॉप लेयर है वो उसको भी वो लेकर चला जाता है, विच इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, है ना. और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कंक्रीट वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्षा का पानी है वो डायरेक्टली ही सीपेज में निकल जाता है और कंक्रीट की वजह से वो धरती में एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो वो भी एक, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब हो तो उससे भी ग्राउंड वाटर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो लेवल में, लेकिन क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है सब तरफ, धरती है ही नहीं, तो वहाँ पर भी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है. वी नो दैट वाटर बॉट बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई रेन, हेल और स्नो गोज़ बैक टू ओशंस. तो हमें पता है कि जो पानी वाटर ब्रॉट बैक टू द सर्फेस, जो पानी अर्थ पे लाया गया है रेन, हेल या स्नो के द्वारा जो आया है,
वो वापस ओशंस में जाता है। दस वाटर फ्रॉम द ओशन द सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। तो अब आप समझ गए कि ओशन की सरफेस से और अर्थ की सरफेस से पानी जो है हवा में जाता है वेपर के थ्रू, वेपर के फॉर्म में, और उसके बाद फिर वो बनता है रेन या हेल या स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू ओशंस अगेन। सो द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो जब ओशन से स्टार्ट हुआ और ओशन पे एंड हो रहा है इंक्लूडिंग द अर्थ सरफेस, तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ये जो वाटर साइकिल है, जो ओशन और लैंड के बीच में जो पानी का सर्कुलेशन हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन द लैंड, और इसके थ्रू इस वाटर साइकिल के वजह से ही धरती पर पानी का जो क्रम है, जो चक्र है, वो चलता रहता है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो हियर बिकॉज इट्स 11 पेजेस एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस वेरी नाइसली। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट, होप यू अंडरस्टैंड। एंड आज अब जब इतना आपने पढ़ लिया है तो प्लीज़ आप अपने वाटर यूसेज को थोड़ा सा चेक कीजिए, जहाँ हो सके वहाँ पानी बचाने की कोशिश कीजिए। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस फॉर नाउ एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब।